हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आपके एससीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और कम ही टाइम बचा हुआ है। और अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो हमने बहुत सारी वीडियोस लिए हैं जिसपे कि हम लोगों ने आपके रिवीजन कराने की कोशिश करी है और ये पर्टिकुलर सेशन भी उसी के लिए रहने वाला है। दो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे आपने देखी होंगी पीछे जो कॉन्टिनेंट की सीरीज़ में मैंने जल्दी जल्दी कॉन्टिनेंट जो है कवर करवाने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पे मैं लिथोस्फीयर के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करने वाला हूँ ज्योग्राफी में। और ये एरिया से जो है अगेन जनरली बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। सो ये सेशन में अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है जी। सो अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को 1.25x में या फिर 1.5x में देख सकते हैं और अपनी रिवीजन को थोड़ा फास्ट पेस कर सकते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर के बाद बाकी सेशन भी आएंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें मैंने आपको एक ज्योग्राफी की वीडियो ली थी जिसमें मैंने बताया था कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो उन एरियाज़ के फोकस पे ही मैं ये पर्टिकुलर सेशंस बना रहा हूँ गाइस। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए, वहाँ पे ये पीपीटी मिल जाएगी आपको और इसके अलावा बहुत सारे जो भी कंटेंट है वो आपको देखने मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं, तो वहाँ पे जाके उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिए। अगेन एचपीएससी अगर आपको टेस्ट करे उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट जरूर करके देखिएगा। चलिए सो लेट अस टॉक अबाउट द लिथोस्फीयर। ठीक है जी। सो लिथोस्फीयर, जब मैं लिथोस्फीयर बात करता हूँ तो लिथोस्फीयर दो शब्दों का बना हुआ है, तो लिथोस एंड स्फीयर। सो बेसिकली इट इज द स्फीयर ऑफ रॉक, द हार्ड सरफेस जो कि जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है जी। लिथोस्फीयर जनरली जो है इट इज मेड अप ऑफ योर क्रस्ट की लेयर प्लस हार्ड जो अपर मेंटल की लेयर है, इसका बना होता है और इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्पोजिशन के साथ। सो कॉम्पोजिशन में अगर मैं बात करूँ तो पूरे अर्थ की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, IOSM। ठीक है जी। सो मोबाइल हैज़ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। सो आई इज आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है जी। देन अगर सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात करें, सबसे ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, उसके बारे में बात करें तो वो आपका बनता है मोसाइक। तो आपको इस तरह से याद रखना है मोसाइक, जिसमें एम जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, दोनों जगह एम हमने यूज़ नहीं किया। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ये आपको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपको याद करके रखने हैं, ये आपका कॉम्पोजिशन है। इन केस कई बार पूछ लेते हैं, हरियाणा में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद चलिए मैं बात करते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारे अर्थ का, अगेन इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आपको देखने को मिलता है। क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। ठीक है जी। और अगर ये लेयर को आप देखोगे तो ये लेयर आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर है आपकी, दिस इज योर लेयर ऑफ क्रस्ट, जो कि अराउंड लाइक 10 to 100 किलोमीटर्स की एवरेज थिकनेस के साथ देखने को मिलती है। जैसे ओशंस वाले रीजन में तो ये थिकनेस बहुत ही कम हो जाती है, 20-30 किलोमीटर्स की एवरेज जो थिकनेस है वो देखने को मिलेगी। जबकि अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे थिकनेस जो है इट कैन वेरी अप टू 100 किलोमीटर्स। ठीक है। तो ये आपका बनता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो है आपका स्टार्ट होता है मेंटल। मेंटल जो है वो अराउंड 2900 किलोमीटर के लेवल तक जाता है और उसके बाद मेंटल के बाद आपको देखने को मिलता है कोर, जो कि आपका 6378 किलोमीटर या रफली 6400 किलोमीटर जो कि हमारा रेडियस है अर्थ का, उसका उतना जो है ये जाता है वहाँ पे। ठीक है कि नहीं। सो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन आपको बाउंड्रीज देखने को मिलती है, जिसमें से मोस्टली जो कोर है वो निकल एंड आयरन, नेफे जो रीजन है उसका बना होता है। मेंटल जो है जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ, ये भी आपको वैसे निकल एंड आयरन देखने को मिलता है। अपर मेंटल जो है आपका वो आपको देखने को मिलता है सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो आपको मिलता है सियाल। ठीक है। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, याद रखना, सियाल, सीमा एंड नेफे। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आप बात करो कि भाई ये जो लेयर्स है हमारी क्रस्ट की, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में, एंड आपका जो है आउटर कोर एंड इनर कोर के अंदर। ठीक है जी। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसकी फर्दर जो है डिविजन है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है जी। जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, जैसे मैंने आपको बताया, एस्थेनोस्फीयर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ योर क्रस्ट,
ठीक है जी, आपका क्रस्ट का लेवल क्रस्ट है आपका, एंड देन उसके बाद जो अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट है उसका जो है आपका लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है जी, आप देखोगे यहाँ पे अपर, ये आपका जो लेयर है ये आपकी अपर मेंटल की लेयर स्टार्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। बीच में जो है आपको यहाँ पे मोल्टन लेयर देखने को मिलती है, रॉक्स की चिपचिपी एक प्लास्टिक लेयर मिलती है रॉक्स की देखने के लिए, जो कि मोल्टन स्टेट में होती है। इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है एस्थेनोस्फीयर। सो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलता है, विच इज़ अपर मेंटल का हार्ड पोर्शन एंड आपका क्रस्ट का पोर्शन। ठीक है जी, सो ये मिलके आप क्या बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपको पता है कि जो है क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन डेप्थ। सो दिस इज अराउंड 100 किलोमीटर्स में 12 डिग्रीज पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। उसके बाद 300 किलोमीटर के बाद जो है इट इज़ अराउंड 2 डिग्रीज पर किलोमीटर, एंड उसके बाद जो है आपका 1 डिग्रीज पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। ठीक है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। जो आउटर कोर है आपका वो लिक्विड स्टेट में होता है, यहाँ पे आपके कन्वेक्शन करंट चल रहे होते हैं आयरन एंड निकल के, मोस्टली जो है आयरन के कन्वेक्शन करंट चलते हैं, जिसके कारण हमारी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बनती है, बिकॉज आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गाइस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड इनके बीच में आपको जो है डिसकॉन्टिन्यूटीज भी देखने को मिलती हैं, आपको डिसकंटिन्यूस लेयर्स देखने को मिलती है, जिनको हमने अलग अलग नाम दे रखे, कई बार इसे पूछ सकते हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है इसको हम लोग बोलते हैं मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, इसको याद रखना है। सिमिलरली मेंटल एंड कोर के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है इसको हम लोग जो है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। एंड इसके बाद आउटर कोर आपका अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में भी आपको देखने मिलते हैं, जिसे हम लोग कॉनराड बोलते हैं। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में देखने मिलते हैं, जिसे हम लोग रेपिटी बोलते हैं। और आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में देखने मिलते हैं, जिसे हम लोग लेमेन डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। याद रखना है, स्पेशली दो तो याद रखने हैं आपने, मोहोरोविक एंड ग्यूटेनबर्ग। मोहोरोविक एम आपका मेंटल है, सी क्रस्ट है, तो आपका मोहोरोविक हो गया। ठीक है जी, ग्यूटेनबर्ग जो है इट इज बेसिकली मेंटल एंड कोर। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है अर्थ में, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दी आउटर जो कोर है हम लोगों का वो लिक्विड नेचर में है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चलते हैं, और उसके कारण आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारा एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनता है और हमारा एक मैग्नेटिक साउथ पोल बनता है। ठीक है जी, अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ज्योग्राफिक नॉर्थ में जो हमारा एक्सिस का नॉर्थ है एंड एक्सिस का साउथ है, जिसके आसपास में जिसकी एक्सिस पे जिस दूरी पे हम लोग की अर्थ घूम रही है, ठीक है, वो और हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ जो है वो क्या कर रहा है, वो अलाइन नहीं करता है। ठीक है, आप देखोगे ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है जो कि आपका आर्कटिक में पड़ता है, जबकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो समवेयर अराउंड अमेरिका में देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर कनाडा रीजन में। सिमिलरली जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो समवेयर अराउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका वो देखने को मिलता है, जबकि जो जोग्राफिक नॉर्थ है वो बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है कि नहीं, और ये लाइक इट इज़ नॉट स्टेप, या ये एक सीधा नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा है, और पिछले कुछ 5-7 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हुआ है। ठीक है कि नहीं। एनीवेज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों के, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारी जो सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर विंड है, जो चार्ज पार्टिकल्स की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम है, इससे हमें बचाती है, जिसके कारण क्या है अर्थ में आपको लाइक वो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ जो है पनपती है। ठीक है जी, ये जो सन की चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ये हमें हायर लैटिट्यूड में जाके एंटर करते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू लाइट दिखती है, जिसको हम लोग अरोराज बोलते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी पूछा हो अरोराज को, तो अरोराज इन द नदर्न हेमिस्फीयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अरोराज बोरियलिस, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो है दे आर नोन एज ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है जी, बोरियलिस एंड ऑस्ट्रेलिस याद रखना है आपने। ठीक है कि नहीं, ये देखिए आप यहाँ पे इस एनिमेशन के साथ देख भी सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैग्नेटिक जो हमारा नॉर्थ पोल है इट इज़ कंटिन्यूसली शिफ्टिंग, एंड पिछले कुछ 100 सालों में जो है देखो शिफ्ट होते होते इट हैज़ कम वेरी क्लोज टू द आर्कटिक ओशन, नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स रशिया। ठीक है कि नहीं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ ये शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे चेक करिएगा किसी ने अगर मैग्नेटिक पोल शिफ्ट के बारे में सुना होगा, तो अगर उसके बारे में पता है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, तो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द लिथोस्फेरिक थियरीज गाइस। ठीक है जी, जो लिथोस्फीयर की थियरीज हैं इसका मतलब क्या है कि किस तरह से हमारा लिथोस्फीयर बना है, कैसे इसके अंदर जो है आपको जो जियो फिजियोग्राफिक फीचर देखने मिलते हैं, मीन जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है जी, दरारें हैं, ठीक है कि नहीं, वैलीज हैं, या आपका बेसिकली जो इस तरह के फिनोमिना यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो
चीज़ों को समझने के लिए हम लोग लिथोस्फेरिक थियरीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिथोस्फेरिक थियरीज़ को समझने के लिए बहुत सारे थिंकर्स ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, जैसे कि इफ़ आई हैव टू से अबाउट सम ऑफ द थिंकर्स, जैसे कि F.B. टेलर हैं आपके, ठीक है, जिन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी। अल्फ्रेड वैगनर हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में बात करी है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपके जैसे मेंटल प्लूम थ्योरी है, ठीक है कि नहीं, जैसे आर्थर होम्स ने बात करी है। देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये हैरी हॉस ने बात करी है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो लाइक हरियाणा में कई बारी थियरीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो ये कुछ आपका नाम पता होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसको मैकेंजी एंड पार्कर ने दिया था, एंड उसके बाद मॉर्गन ने से बेसिकली आउटलाइन किया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो एक सॉलिड सिंगल लैंड मास नहीं है, वो अलग अलग टुकड़ों में, प्लेट्स में बटा हुआ है, और ये प्लेट जो हैं ये क्या हो रही हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट में हैं, या तो एक दूसरे के करीब आ रही हैं या एक दूसरे से जो है बेसिकली दूर जा रही हैं, या जनरली एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है हम लोग की, जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारी मेजर एंड माइनर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। उन टोटल आपकी 7 के आसपास में जो है मेजर प्लेट्स हैं, देन उसके पास सम 12-13 जो है वो आपकी माइनर प्लेट्स हैं, और अब तक इन टोटल जो है 57 हम लोग कुछ प्लेट्स ढूंढ चुके हैं, मेजर एंड माइनर एंड माइक्रो प्लेट्स ऑल्सो। जैसे कि लार्जेस्ट प्लेट जो हम लोग की है वो आपकी ये पैसिफिक प्लेट है, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेट। एंड सबसे छोटी प्लेट जो है वो आपकी जुआन डे फूका प्लेट है, जो कि समवेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जुआन डे फूका, ठीक है। इस तरह की प्लेट्स हैं। तो ये पैसिफिक प्लेट लगाओ, देखो पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक आपकी प्लेट है, ठीक है जी। देन उसके बाद अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, देयर लॉट ऑफ प्लेट जो कि आपको देखने को मिलती हैं। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई जो आपकी प्लेट्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूस मूवमेंट में। तो 3 मूवमेंट आपको देखने को मिलती हैं। एक जहाँ पे आपको प्लेट जो है वो डाइवर्ज होती दिख रही हैं, ठीक है जी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली डाइवर्ज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? बिकॉज नीचे से जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ से जो मोल्टन रॉक्स हैं वो इसको डाइवर्ज या उसके अंदर जो है आपकी टेंशनल फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे दरारें पड़ती हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे डाइवर्जन देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जो लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, दोनों साइड में देखो इस तरह ब्लॉक माउंटेन्स बनती है, और बीच में आपकी जो है रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है जी। सोचो कि इंडिया में कहाँ पे इस तरह की ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली कहाँ पे, और इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, बीच में वैलीज बनती हैं, और फिर उसके बाद आपका इस तरह के दूसरी तरफ ब्लॉक्स बनते हैं। इनको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं या हॉर्स्ट बोल देते हैं, और नीचे जो है वैलीज को हम लोग रिफ्ट वैली बोल देते हैं या ग्रेबन बोल देते हैं, रिफ्ट वैली और ग्रेबन, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये डाइवर्ज होता रहता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, ओशन जनरली जो है वो आ जाता है, जैसे कि अटलांटिक आपका जो ओशन है, ठीक है जी, प्रशांत महासागर है, ठीक है, सॉरी अटलांटिक जो आपका ओशन है बेसिकली वो आपका साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट के बीच में आ गया है ना, जब वो डाइवर्ज कर रही थी। तो इस करके बेसिकली यहाँ पे क्या आपको वोल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं, डाइवर्जेंस वाले वोल्केनोस पे हम डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, इस तरह की चीज़ें। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज सिस्टम्स देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी जो ओशंस के बीच में होगी, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज सिस्टम मैंने अभी बताया। एंड इसी तरह से अभी जहाँ पे फॉर्मेशन प्रोसीजर चला हुआ है दैट इज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है जी। दिस इज डाइवर्जेंस। देन उसके बाद आपको कन्वर्जन देखने को मिलता है। कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है, जनरली एक हैवी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, जनरली वो ओशियनिक प्लेट होती है, वो लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकराती है एंड देन सबडक्ट कर जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ में आके टकरा रही हैं। जो हैवियर प्लेट है वो क्या है, नीचे सबडक्ट कर जाती है, और लाइटर प्लेट जो है वो क्या कर जाती है, वो बेंड कर जाती है। बेंड होने से यहाँ पे आपको माउंटेन्स बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि आपके रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं, ठीक है कि नहीं। और बाकी जो है यहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, वोल्केनोज काफ़ी ज़्यादा होंगे, अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी डीप सी अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और ओशन वाली साइड में आपको बड़ी बड़ी खाइयाँ देखने को मिलेगी जिनको हम लोग ट्रेंचेस बोल देते हैं। ये आपको यहाँ पे फिनोमिना देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अगेन जो आपका नाज़का प्लेट है और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो टकरा रही है, और उसके कारण यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है, बहुत सारे वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने ओजस डेल सलाडो और ये बाकी सारे बताए थे आपको, और इसके कारण यहाँ पे ट्रेंचेस भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स।
देन कन्वर्जेंस का एक स्पेशल एग्जांपल आपको देखने में मिलता है, वो है इंडो या फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। जब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो टकराई थी किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी। तो ये समवेयर अराउंड लाइक 70 मिलियन साल पहले इंडियन जो प्लेट है आपकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो जाके टकराने लगती है यूरेशियन प्लेट के साथ, और अराउंड 10 मिलियन के आसपास से आगे कम्प्लीटली टकरा जाती है, और 40 मिलियन के आसपास में यहाँ पे क्या है, हिमालयाज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब भी दो इस तरह की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो कोई भी सबडक्ट नहीं होती है, और ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली फोल्डिंग होता है। ठीक है जी, फोल्डिंग हो जाता है। फोल्डिंग के कारण यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े हाई फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे हिमालयाज हैं। ठीक है कि तो ये लार्ज या हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स है और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, एल्पाइन स्टेज में बने हुए हैं। ठीक है कि नहीं, ये जो है हिमालयन ओरिजिन होगी आपकी। देन लास्ट इज ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, बेसिकली दो प्लेट जो है एक दूसरे के आसपास में स्लिप कर रही हैं, वो एक ना ही कन्वर्ज कर रही हैं ना ही डाइवर्ज कर रही हैं, जस्ट स्लिप कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बेसिकली जो क्रस्ट है उसका मूवमेंट को आप कह सकते हो फैसिलिटेट करती है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, दो जो आपकी एनाटोलिया का जो प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के साथ एक इस तरफ को जा रही है एक इस तरफ को जा रही है, जिसके कारण बीच में तुर्की में जो है एक फॉल्ट बना हुआ है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। ठीक है जी, इस तरह के दरारें बन जाती हैं जिन्हें हम लोग फॉल्ट बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत ही भीषण भूकंप आता है, जैसे अभी रिसेंटली तुर्की में आया भी था। ऐसे ही बहुत सारे फॉल्ट्स हैं दुनिया में देखने को मिलते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है जी, तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, एनीवेज ये आप सारा सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पे, और बड़े सारे तरह के वॉल्केनोज यहाँ पे इरप्शन देखने को मिलता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर फिनोमेना मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर सेशन में, उसके बाद बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहला है फिनोमेना एसोसिएटेड विद प्लेट टेक्टोनिक्स, एक है आपका अर्थक्वेक, दूसरा है वल्कनिज्म। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना से मैंने अभी बताया था। डाइवर्जेंस होती है, जब डाइवर्जेंस हो रही है तो डाइवर्जेंस के साथ ऊपर से जो है वॉल्केनिक जो नीचे से मैग्मेटिक मटीरियल है स्टेनोस्फीयर से आता है ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जब कन्वर्जेंस होता है तो एक जो हैवियर प्लेट है जब वो नीचे सबडक्ट करती है तो उससे भी क्या होता है, जो मोल्टेड रॉक्स हैं वो क्या है, वो जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उस पे जो है ऊपर आती हैं, वहाँ पे भी आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग एक तो बात करेंगे वोल्केनिज्म की, दूसरा जब ये प्लेट मूवमेंट करती हैं, तीनों ही प्लेट जब आपकी स्लिप कर रही हैं या फिर कन्वर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है जी, और इस एनर्जी रिलीज़ को हम लोग वाइब्रेशंस के फॉर्म में महसूस करते हैं, जिसे हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक्स देखते हैं, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अर्थक्वेक बेसिकली मीन्स व्हाट, इट मीन्स ट्रिमर्स, है ना, ट्रिमर्स हो गए या फिर वाइब्रेशंस हो गई, या बेसिकली कंपन जिसे हम लोग बोल देते हैं, वाइब्रेशंस। धरती में वाइब्रेशन या कंपन आपको देखने को मिलती है, क्यों, जब एक बहुत मैसिव एनर्जी धरती के अंदर से निकलती है, रिलीज़ होती है। ठीक है जी, ये मैसिव एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है, जनरली ये तब रिलीज़ होती है जब दो प्लेट्स जो हैं वो या तो एक दूसरे से टकरा रही हैं, एंड देन वहाँ पे एनर्जी काफ़ी देर से स्टोर है और वो रिलीज़ होती है, या जब डाइवर्ज हो रही होती है तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है, या जब स्लिप हो रही है तब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या कहीं पे ओवरऑल ये देखेंगे कि भाई जो प्लेट है वो कुछ उसके पोर्शन वीक है और वो नीचे या ऊपर को उठ गए हैं, उसके कारण रिलीज़ हो रही है। ठीक है जी, तो ये जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो इसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। जिस पॉइंट से ये एनर्जी रिलीज़ होती है धरती के अंदर, उसको हम लोग जो है फोकस बोलते हैं, और जब ये सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचती है, ठीक है जी, इस तरह से वेव्स में ट्रैवल करती है, और जब ये ग्राउंड में पहुंचती है तो उसको हम लोग एपी सेंटर बोल देते हैं। ठीक है जी, एपी सेंटर, क्योंकि बारी फोकस को हाइपो सेंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइपो सेंटर का मतलब है इट इज़ नथिंग बट फोकस। ठीक है जी, सो जो एनर्जी है वो जैसे मैंने आपको बताया वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ये वेव जो हैं दो ब्रॉड टाइप की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव। धरती के अंदर दो वेव्स होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स, और जो पी वेव्स होती हैं आपकी वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है जी, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में चलती हैं, टू एंड फ्रो मोशन में चलेंगी, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और ये सॉलिड एज वेल एज लिक्विड पार्ट दोनों से मूव कर सकती है। हाउएवर जो एस वेव होती है वो आपकी इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली चलती है,
और ये जो है सिर्फ सॉलिड स्ट्रक्चर से ही पास कर सकती है, ठीक है जी। इन पी और एस वेव्स को हम लोग समझ के ही बेसिकली ये पता लगा पाते हैं कि भाई धरती के अंदर किस तरह का आपको, या धरती के अंदर किस तरह की लेयर्स हैं, क्या कोई लेयर मोल्टन है, क्या कोई लेयर जो है सॉलिड है। वो इसी लेयर्स को या इन्हीं वेव्स को समझ के या उनकी रीडिंग्स लेके ही पता चलता है, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, जब ये दो लेयर्स या ये दो आपकी वेव जो है धरती पे पहुंचती है तो वो अनदर फॉर्म ऑफ वेव बनाती है। इसको हम लोग जो है सरफेस वेव्स बोलते हैं या फिर लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी वेवलेंथ जो है जनरली लॉन्ग होती है, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी रेलिक वेव। रेलिक वेव जो है अगेन इसी तरह से आपका अप एंड डाउन मोशन करेगी। एंड लव वेव्स होती हैं, लव वेव जो है आपकी साइड वेव्स मूवमेंट करती हैं, ठीक है जी। इन दोनों वेव्स के कारण आपको मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इन दी अर्थक्वेक, ठीक है। तभी बिल्डिंग जो है वो आगे पीछे और साइड वेज जो है वो शेक करती हैं, ठीक है कि नहीं। अभी रिसेंटली अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि जापान में भी अर्थक्वेक आया है एंड दैट्स वाई प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। एनीवेज, हम लोग अर्थक्वेक को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एज दी सिस्मोग्राफ, ठीक है जी। सिस्मोग्राफ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और सिस्मोग्राफ जो है वो इसकी रीडिंग्स को हम लोग दो स्केल्स में डालते हैं। पहला स्केल है आपका दैट इज कॉल्ड एज आपका मर्कली स्केल, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मर्कली स्केल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज दी रिक्टर स्केल, ठीक है जी। रिक्टर स्केल जो है वो क्या बनाता है? वो मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। मर्कली स्केल जो है वो इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक का। रिक्टर स्केल जो है वो आपका 0 से आपको 10 के बीच में देखने को मिलता है। मर्कली स्केल आपका जो है 1 से 12 के बीच में देखने को मिलता है। क्योंकि बारी पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है जी। अर्थक्वेक्स हमारे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? मोस्टली आपको प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। बट ऑब्वियस है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। जापान भी यहाँ पे लगता है, मैंने आपको बताया था। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपको 68% अर्थक्वेक्स है। मेडिटेरेनियन हिमालयन रीजन ऑलमोस्ट 21%। देन रेस्ट ऑफ इट दे आर इन आइसलैंड या मिड अटलांटिक रिज सिस्टम, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पे देखने मिलता है। क्योंकि बड़ी इन प्लेट सेस्मिसिटी भी देखने मिलती है। प्लेट के बीचों बीच क्या होता है, कुछ जो बेसिकली प्लेट के पोर्शन होते हैं वीक होते हैं और प्रेशर में क्या करते हैं, बकल कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और नीचे बैठने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है जी। भुज, अगर आपने भुज अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा तो भुज अर्थक्वेक जो है इसी तरह के प्लेट के बैठने से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दरारें पड़ी हुई हैं इस प्लेट में, हमारी इंडियन प्लेट में, जैसे नर्मदा सोन की दरार बोल देते हैं या कच्छ की दरार बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। एनीवेज, आप वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ दिस रीजन। ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ये रीजन में आपको बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको वोल्केनोज भी देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस हर जगह देखने को मिल रही है, ठीक है जी। रिसेंटली जापान में अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया है एंड आप अभी वहाँ पे डेवस्टेशन देख ही रहे हैं, ठीक है जी। ये आप देखिए, दिस इज भुज का फॉल्ट है जहाँ पे बेसिकली कच्छ फॉल्ट है ये आपका, और यहाँ पे आपकी दरारें पड़ रखी हैं। सिमिलरली नर्मदा और सोन वाला रीजन है, ये भी दरार में है और इस करके यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक है जी। भारत में हम लोगों ने भी सिस्मिक जोनिंग कर रखी है। 59% हमारा एरिया है जो कि हम लोग लाइक हैज़ार्ड प्रोन है अर्थक्वेक्स के, ठीक है। जिसको हमने जोन 5, जोन 4, जोन 3 इस तरह से बांटा हुआ है। जोन 5 इज़ वेरी हाई रिस्क, जिसमें 9 या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है जी। जोन 5 जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी कश्मीर वैली है, कांगड़ा कुल्लू वैली है, आपका अपर रीजन्स ऑफ उत्तराखंड है, तराई रीजन ऑफ बिहार है एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये जोन 5 में डाला हुआ है। सिमिलरली आपका भुज वाला रीजन जो है वो जोन 5 में है। रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कि हिमालय के साथ में लग रहा है वो आपका जोन 4 में है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हिमालयन कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। एंड उसके अलावा मोस्टली जो आपका डेक्कन वाले रीजन है वो क्या है, जोन 2 में है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक्स करके अर्थक्वेक से ज़्यादा डेविस्टेटिंग नहीं होते हैं, ठीक है जी। सो कई बार ये चीज़ें पूछ लेते हैं तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वोल्केनिज्म के ऊपर। तो वोल्केनिज्म या वोल्केनो इरप्शन क्या होती है? सो वोल्केनिक इरप्शन इज़ नथिंग बट इरप्शन ऑफ मोल्टन रॉक्स, जो पीछे मेल्टेड रॉक्स हैं जो कि स्टेनोस्फीयर से आती हैं और वो जब सरफेस पे आती हैं तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग वोल्केनिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। जब ये बेसिकली धरती के नीचे होती हैं तो इस मोल्टन रॉक्स को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जब ये ऊपर आ जाती है और ऊपर फ्लो करता है तो इसको हम लोग देन लावा बोलते हैं। और ये जो इरप्शन का प्रोसेस है इसको हम लोग वोल्केनिक इरप्शन बोल देते हैं, ठीक है जी। हमेशा जो ये मोल्टन रॉक्स होती है इनके साथ में जनरली गैसेज, डस्ट,
पायरोक्लास्टिक्स, ठीक है जी, पायरोक्लास्टिक्स मीन्स इस तरह के वेरी वेरी हॉट सुपर हीटेड रॉक स्ट्रक्चर्स वो आपको देखने को मिलते हैं। कलेक्टिवली इसको हम लोग वोल्केनिज्म बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। एनीवेज वोल्केनोज को हम लोग डिफाइन करते हैं दो बेसिस में, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इरप्शन। पीरियोडिसिटी के बेसिस पे हम लोग करते हैं एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो जिसे कंटिन्यूसली इरप्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली गैस, डस्ट या फिर वहाँ पे मैग्मा चेम्बर आपको एक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है जी। जैसे अभी रिसेंटली हुंगा टुंगा जो इरप्शन है या मोना लुआ का इरप्शन है वो हुआ है, कोटापेक्सी है, वेसुवियस है, एटना है, स्ट्रॉम्बेली है, ठीक है। स्ट्रॉम्बेली को हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोल देते हैं। इंडिया का अपना एक एक्टिव वोल्केनो दिस इज बैरन आइलैंड जो कि आपको मिडिल अंडमान में देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। ये देखिए आपका रिसेंटली होंगा टोंगा इरप्शन हुआ जो कि बहुत ही बड़ा था। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैल्ड्रा, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। सेकेंड इज डॉर्मेंट वोल्केनो जो कि अगेन काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं, दो एक्टिव फॉल्ट लाइंस में लाई करते हैं और कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, बट काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो है, फुजियामा है, ठीक है। क्राकाटोआ जो है वो पहले बेसिकली डॉर्मेंट वोल्केनो था बट अभी रिसेंटली एक्टिव हो गया है, ठीक है जी। पीरियड अभी रिसेंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में उनकी एक्टिविटी नहीं हुई बट हो सकती है। एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की इनका कोई साइन नहीं है लाइफ का, मीन्स कोई यहाँ पे मैग्मा चेम्बर नहीं है, वो भी सूख चुका है बिल्कुल। रॉक या जो माउंटेन है वो धीरे धीरे घिस रही है, इसको हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो देते हैं, ठीक है। एज इन सच कोई इसकी स्पेसिफिक टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, तो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी हैव, ठीक है। जैसे इंडिया में नारकोंडम जो है वो आइलैंड है, इट इज़ इन दी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान में, तो ये भी जो है पार्ट क्या है किसका, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो इज दिस बैरन वोल्केनो एंड इट इज़ कंटिन्यूसली एक्टिव ऑल्सो, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सप्लोशन एंड टाइप ऑफ लावा हम लोग 6 टाइप के वोल्केनोज की बात करते हैं। पहला जो टाइप है, ये पहली 2 टाइप जो हैं ये वो वोल्केनोज हैं जिनके अंदर बेसाल्टिक मैग्मा देखने को मिलता है। बेसाल्टिक मैग्मा में क्या होता है, जनरली सिलिका कम होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, कम विस्कस होता है, सिलिका कम होगा, कम विस्कोसिटी होगी, बिल्कुल पानी की तरह फ्लो करेगा और जनरली डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज में या हॉटस्पॉट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, फिशर टाइप एंड शील्ड टाइप वोल्केनोज। एंड देन 4 जो हैं आपके कॉम्पोजिट वोल्केनो, वोल्केनिक डोम, कैल्ड्रा, सिंडर कोन। ये जो वोल्केनोज होते हैं इनको ये कंपैरेटिवली ग्रेनाइटिक या एंडेसाइटिक मैग्मा होता है यहाँ पे, मीन्स इसमें सिलिका कंटेंट जनरली हाई होता है, बहुत ही विस्कस होते हैं, ये लावा बहुत ही विस्कस होता है और जनरली आपको सबडक्शन जोन में देखने को मिलता है, ठीक है जी। इनको कई बार हम लोग स्ट्रैटो वोल्केनोज भी बोल देते हैं। तो अभी जनरली आपको जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो 2 टाइप आपने देखी होगी, जनरली शील्ड वोल्केनोज एंड स्ट्रैटो वोल्केनोज। तो ये 6 हमने टाइप बता दिए, बट ये जो है अगेन यही 2 ब्रॉड टाइप्स में आते हैं, शील्ड, फिशर, दे आर जनरली बेसाल्टिक मैग्मा एंड ग्रेनाइटिक एंडेसाइटिक मैग्माज आर स्ट्रैटो वोल्केनोज, ठीक है। फिशर वोल्केनो जैसे मैंने आपको बताया, अब एक एक करके देख लेते हैं। लो गैस इसके अंदर ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है जी, गैस नहीं ज़्यादा होगी, बट यू विल फाइंड कंपैरेटिवली वेरी वेरी बसाल्टिक मैग्मा आपको देखने को मिलता है, पानी की तरह बहता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपके आइसलैंड के वोल्केनोज हैं, डेक्कन प्लेट्यू में जो हमारा बसाल्ट की लेयर्स बनी है वो भी इसी तरह के वोल्केनो से इरप्ट होकर बनी हुई हैं। एंड मैटर ऑफ फैक्ट आइसलैंड न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है जी, आप ये देख सकते हो, हॉलोहरन फिशर इरप्शन है आइसलैंड की, ठीक है जी। और ये वाला जो है आपका फैग्रा डेल्फजल, ये आपका वोल्केनो इरप्ट हुआ है इन आइसलैंड एंड बहुत ज़्यादा इरप्शन है, लिटरली आप देख सकते हो पानी की तरह मैग्मा बह रहा है, क्यों लावा बह रहा है, क्यों, बिकॉज विस्कोसिटी इज़ कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। देन शील्ड टाइप के वोल्केनोज है, हाई ऑन गैस, गैस ज़्यादा होती है, लावा फाउंटेन्स बनते हैं यहाँ पे, गैस ज़्यादा होती है, बट अगेन वही मैग्मा जो है वो विस्कस नहीं होता ज़्यादा। तो इस तरह से आपको फाउंटेन्स, लावा फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे और इस तरह से पानी की तरह बह रहा होगा, ठीक है। जैसे सिरिनेग्रा है गैलापागोस में, किलुआ है, मोना लुआ है इन हवाई, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर शील्ड वोल्केनोज, ओके। एनीवेज शील्ड वोल्केनो क्यों बोलते हैं इनको, इट इज़ बेसिकली बिकॉज कि मैग्मा इतना ज़्यादा विस्कस ना होने के कारण यहाँ पे जो माउंटेन होती है वो इस तरह से शील्ड टाइप की बनती है, कोन टाइप की नहीं बनती है, ठीक है जी। फिर आते हैं आपके कोन टाइप के वोल्केनो वाले, दिस इज वोल्केनिक डोम 1 टाइप है, ठीक है। विस्कस मैग्मा, सिलिका हाई होता है, सबडक्शन जोन में मिलता है। रिंग ऑफ फायर के जितने वोल्केनोज है दे आर पार्ट ऑफ वोल्केनिक डोम, ठीक है। जैसे कि आप लासन पीक है, एटवेल है ब्रिटिश कोलंबिया में, नोवा रुप्टा है अलास्का में,
ठीक है। सिमिलरली दिस इज कॉम्पोजिट वोल्केनो, वेरी वेरी सिंपल, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटो वोल्केनो। बहुत ही स्टीप होते हैं, बहुत ही हाई कॉनिकल हिल्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गैस डस्ट पायरोक्लास्टिक्स लेके फटते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका माउंट मिरापी है इंडोनेशिया में, पिनाटुबो है फिलीपींस में, ठीक है जी। आप ये देख सकते हो माउंट पिनाटुबो इरप्ट होता हुआ। इतने जाइगेंटिक इरप्शंस होते हैं कि जनरली ये जो गैस डस्ट है इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर ऊपर फेंक देते हैं, कई बार 40 किलोमीटर भी फेंक देते हैं। अभी जैसे हुंगा टुंगा वाला बता रहा हूँ, 80 किलोमीटर ऊपर फेंका गैस डस्ट को, है ना। एनीवेज, ये देखिए आप सेंट हेलेंस देख सकते हैं, दिस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यू कैन सी वेरी वेरी हाई पीक, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट वो सबसे बड़ा जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनो मैंने आपको बताया था ओजास डेल सलाडो, ये ऑलमोस्ट 6000 प्लस मीटर का है एंड इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। सिमिलरली इसकी सब टाइप होती है सिंड्रिकोन, सिलिका कंपैरेटिवली कंटेंट कम होता है बट गैस बहुत ज़्यादा होती है, और पायरोक्लास्टिक्स होते हैं, इस तरह के बड़े मोल्टन प्लास्टिक रॉक्स बड़ी होती हैं जो कि ये बाहर फेंकता है, और इस करके इनमें लावा बॉम्ब्स देखने में मिलते हैं। गैस होने के कारण ये जो सिंडर्स हैं बाहर की तरफ को फूटते हैं, और इस करके इनको जो है सिंडर कोन बोला जाता है, ठीक है। जैसे पैराशूटन है मैक्सिको में, इस तरह की एग्जांपल्स हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका दैट इज़ स्ट्रॉम्बेली, ठीक है जी। ये स्ट्रॉम्बेली दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, क्योंकि मेडिटेरेनियन में ये इस तरह जब धधकता है तो रात को चमकता है, और कोई भी शिप अगर मेडिटेरेनियन में खो गई है या फिर गुम हो गई है, वो इस बेसिकली वोल्केनो को देख के जो है इटली का रास्ता खोज सकती है। दिस इज़ इन इटली, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, सो लास्ट वन इज़ कैल्ड्रा। कैल्ड्रा जो है इतना भीषण स्ट्रैटोवोल्केनो होता है कि जब ये फटता है तो पूरा पूरा मैग्मा चेम्बर कोलैप्स कर जाता है। इट इज़ वेरी हाई ऑन सिलिका, वेरी हाई ऑन गैस, सबडक्शन जोन में होता है, और बहुत ही बड़ा इरप्शन करता है, और पूरा जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा ऐसे माउंटेन होगा, पूरा पूरा मैग्मा का चेम्बर कोलैप्स कर जाता है, और आप यू विल सी ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड दीज आर द जाइगेंटिक वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि सेंटोरिनी है कैल्ड्रा में, सेंटोरिनी कैल्ड्रन है ग्रीस में, एंड अगेन जैसे माउंट क्राकाटोआ है, ठीक है जी, इन इंडोनेशिया। मैटर ऑफ फैक्ट माउंट क्राकाटोआ जब लास्ट इरप्ट हुआ था, दिस इज माउंट क्राकाटोआ, ठीक है जी, लास्ट इरप्ट हुआ था 1883 में। जब ये इरप्ट हुआ था तो इसने जो ऐश क्लाउड था इसका, इट वेंट ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स अप, एंड 2 महीने तक इंडोनेशिया रीजन में आपको सनराइज देखने को मिला था, और इसका जो रोर है, इसकी जो आवाज़ है, वो 3000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी, ठीक है कि नहीं। So this is a form of caldera and this is basically the हुंगा टुंगा वोल्केनो, जो कि अभी रिसेंटली 2021 में इरप्ट हुआ, एंड ये भी बिल्कुल सिमिलर था। जब ये इरप्ट हुआ तो इट वाज सीन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसकी जो शॉक वेव थी उसने बहुत 4-5 बारी चक्कर लगाया धरती का। सो इट वाज अ ह्यूज इरप्शन, ठीक है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्केनोज के वहीं पे है, 80% ऑफ देम आर इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है। या आपको डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक के वोल्केनोज हैं, आपके कैनरी आइलैंड्स हो गए, जैसे कि सूटस्टे आइलैंड्स हैं, दिस इज इन आइसलैंड, है ना। मैटर ऑफ फैक्ट आइसलैंड जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़ में, तो ये सारा डाइवर्जेंस प्लेट में ही है। डाइवर्जेंस एक तरफ जो है यूरेशियन प्लेट अलग हो रही है, एक तरफ जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग हो रही है, और ये सारा का सारा आइसलैंड इज अगेन बेस्ड ऑन अ डाइवर्जेंस, ठीक है जी। यहाँ पे दरार है, और यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, एंड इसके अलावा वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। वो रीजन प्लेट के बीचों बीच के जहाँ पे कि अगेन दरारें पड़ जाती हैं, और दरार पड़ने से बहुत सारा जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, इनको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैसे कि हवाई, गैलापागोस, ये सारे जो है क्या है, ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं आपके, ठीक है कि नहीं। सो दिस वाज वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, एंड दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। सो आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा, एंड आपकी रिवीजन ब्रॉडली हो गई होगी। और सेकंड एस्पेक्ट में मैं जो है इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करूँगा, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सो आई होप आई एम मेकिंग सम एफर्ट फॉर यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।